आज हम क्लास 9 के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास इसका चैप्टर 6 किसान और काश्तकार इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 किसान और काश्तकार। पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की ग्रामीण जनता खुले खेत की व्यवस्था को किस दृष्टि से देखती थी? संक्षेप में व्याख्या करें। तो चलिए इसको करते थे। खुले खेत व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी भूमि से था जिसमें किसी जमींदार द्वारा बाड़ा नहीं लगाया गया था। किसान जमीन की छोटी छोटी पट्टियों पर खेती करते थे। साल की शुरुआत में एक सम्मेलन के दौरान प्रत्येक गांव वालों को खेती करने के लिए भूमि की पट्टियां दी जाती थी। ये पट्टियां अलग अलग गुणवत्ता वाली तो होती ही थी, साथ में एक दूसरे के आसपास न होकर अलग अलग जगहों पर भी होती थी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि प्रत्येक किसान के हिस्से में हर किस्म की भूमि आए। इसके अतिरिक्त कुछ भूमि ऐसी थी जहां सभी की पहुंच थी। इसे संयुक्त क्षेत्र कहा जाता था। इन क्षेत्रों में जन सामान्य अपनी गायें चराते थे, जलावन की लकड़ियां इकट्ठी करते थे, भेड़ चराते थे तथा फल फूल संग्रह करते थे। वे नदियों तथा तालाबों में मछलियों का तथा जंगलों में खरगोश का शिकार करते थे। गांव के लोगों को जीविका के लिए यह अनिवार्य था। इससे उन्हें न केवल आय प्राप्त होती थी बल्कि वे अपने मवेशियों का भी भरण पोषण कर पाते थे। साथ ही बुरे समय में जब अच्छी फसल नहीं होती थी, इसी संयुक्त क्षेत्र से इनकी जीविका चलती थी। इस पद्धति को खुले खेत की व्यवस्था के नाम से जाना गया। संपन्न किसान की दृष्टि में जब विश्व बाजार में ऊन की कीमत बढ़ने लगी तो संपन्न किसान ऊन का उत्पादन बढ़ाकर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। अतः उन्होंने संयुक्त क्षेत्र को विभाजित कर बाड़ा बनाकर अलग करना शुरू किया ताकि वे इसे दूसरों की संपत्ति से अलग रख सके। इन लोगों ने स्थानीय लोगों को इन क्षेत्रों से न केवल खदेड़ दिया बल्कि यहाँ उनका प्रवेश भी वर्जित कर दिया। अतः एक संपन्न किसान के लिए खुले खेत की व्यवस्था हर दृष्टिकोण से लाभदायक थी। एक मजदूर की दृष्टि से शुरू में मजदूर अपने मालिक के साथ रहते हुए विभिन्न कामों में उनकी सहायता किया करते थे, किंतु 1800 ईस्वी के आसपास यह प्रथा गायब होने लगी। अब मजदूरों को मजदूरी दी जाने लगी तथा केवल फसल काटने के समय उनकी सेवा ली जाने लगी। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए मजदूरों पर होने वाले खर्चे में जमींदार लोग कटौती करने लगे। फलतः उनके लिए रोजगार अनिश्चित तथा आय अस्थायी हो गए। साल के अधिकतर समय उनके पास कोई काम नहीं था। इस व्यवस्था में उनको फायदा नहीं था। खेतिहर स्त्री की दृष्टि से जब गरीब किसान घर से दूर खेतों में काम कर रहे होते थे तो स्त्रियां अपने अपने घरों का काम कर रही होती थी। एक खेतिहर स्त्री पुरुष के कामों में भी हाथ बटाती थी। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक कार्यों को जैसे गोपालन, जलावन की लकड़ियों का संग्रह तथा संयुक्त क्षेत्र से फल फूल का संग्रह भी स्त्रियां संभालती थी। चूँकि बाड़ा युक्त क्षेत्रों में प्रवेश निषिद्ध था, फलतः उन्हें अपने कार्यों में कठिनाई होती थी। अतः यह व्यवस्था खेतिहर स्त्रियों के लिए भी अलाभदायक थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या करें। तो चलिए इसको करते हैं। इंग्लैंड में खेतों की बाड़ाबंदी यूं तो 16वीं शताब्दी में ही आरंभ हो गई थी, किंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तथा 19वीं शताब्दी के आरंभ में यह प्रक्रिया बहुत ही तेज हो गई। इसके लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। ऊन के मूल्य में वृद्धि। विश्व बाजार में ऊन का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा था, अतः धनी किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए ऊन के उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने लगे। इसके लिए आवश्यक था कि भेड़ों की नस्लों को सुधारा जाए और उन्हें पौष्टिक चारा दिया जाए। यह काम खुले खेतों पर नहीं हो सकता था क्योंकि वहां अन्य पशु भी घुस सकते थे। अतः धनी किसान अपने खेतों की बाड़ाबंदी करने लगे। नए कानून।
आरंभ में वाराबंदी को राज्य अथवा चर्च का समर्थन प्राप्त नहीं था। भले ही 1850 ईस्वी तक 60 लाख हेक्टेयर भूमि की वाराबंदी हो चुकी थी, तब ब्रिटिश संसद ने 4000 ऐसे कानून पास किए जिनके अनुसार वाराबंदी को वैध करार दिया गया। इससे वाराबंदी आंदोलन को बढ़ावा मिला। अनाज की मांग में वृद्धि। आरंभ में वाराबंदी केवल भेड़ पालन के लिए की गई थी, परंतु 18वीं शताब्दी में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण अनाज की मांग बढ़ गई। अतः अब बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन जुटाने के उद्देश्य से वाराबंदी की जाने लगी, ताकि अधिक से अधिक अनाज उगाया जा सके। अनाज के मूल्य में वृद्धि। उद्योगों की स्थापना के कारण गांवों में से बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में नगरों में आकर बसने लगे। उन्हें नगरों से ही अनाज खरीदना पड़ता था। फलस्वरूप अनाज के दाम बढ़ गए। फ्रांस के युद्धों के दौर में यूरोप से गेहूं का आयात भी बंद हो गया, जिससे इंग्लैंड में अनाज की कमी होने लगी और अनाज के दाम आकाश को छूने लगे। धनी किसानों के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाने का अच्छा अवसर था। इसके लिए भी कृषि फार्मों की वाराबंदी करना आवश्यक हो गया। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गरीब किसान थ्रेशिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? तो चलिए इसको करते हैं। विरोध के कारण निम्नलिखित थे। मशीनों के प्रयोग से कृषि कार्य में मजदूरों पर निर्भरता कम होती थी। इससे उनके लिए रोजगार के अवसर कम होने लगे। पहले मजदूर अपने मालिक के साथ रहते हुए तमाम सुविधाओं का उपभोग करते थे। अब उनकी मजदूरी तय कर दी गई थी, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम नहीं थी। अब मजदूरों का उपयोग साल भर नहीं किया जाता था, बल्कि सिर्फ फसल काटने के लिए उन्हें बुलाया जाता था। फलतः साल के बाकी दिनों उनके सामने जीविका की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। अगला प्रश्न है, कैप्टन स्विंग कौन था? यह नाम किस बात का प्रतीक था और वह किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था? चलिए इसको करते हैं। कैप्टन स्विंग एक काल्पनिक नाम था जो कामगारों द्वारा उन डरावने पत्रों में लिखा जाता था जो धनी लोगों या जमींदारों को थ्रेशिंग मशीन के प्रयोग के विरोध में लिखे गए। यह नाम श्रमिकों के प्रयोग के विरोध को दर्शाता है। ये नाम सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न है, अमेरिका पर नए अप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा? तो चलिए इसको करते हैं। अमेरिका पर नए अप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार का प्रभाव। 18वीं शताब्दी के अंत में जब इंग्लैंड में साझी भूमि घेरी जा रही थी, उस समय अमेरिका में अस्थायी कृषि विकसित नहीं हुई थी। 1970 के दशक तक श्वेत अमेरिकी बस्तियां पूर्व में तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका में भूमि में परिवर्तन आए। अमेरिकी लोग पश्चिम की ओर बढ़े और पश्चिमी तट पर बस गए। उन्होंने आदिवासी जातियों को भगा दिया तथा भूमि पर अधिकार कर लिया। अमेरिका कृषि उत्पाद के विश्व बाजार में छा गया। कृषि विस्तार का इतिहास अप्रवासियों के पश्चिमी विस्तार से संबंधित है। 1775 से 1783 की अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद तथा संयुक्त राज्य की स्थापना के बाद श्वेत अमेरिकी पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। इस समय तक थॉमस जेफरसन 1800 में संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति चुना गया। तब तक लगभग 7 लाख श्वेत विस्थापित अपलेशियन पठार गए थे। वन की लकड़ी निर्यात के लिए काटी जाती थी। जानवरों का शिकार चमड़े के लिए किया जाता था। पर्वत से खनिज तथा सोना निकाले जाते थे। 1800 के दशकों के बाद अमेरिका की सरकार ने एक नीति बनाई जिससे अमेरिका इंडियन वहां से पश्चिमी विस्तार में जा सके। बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई जिनमें अमेरिकन इंडियन का कत्लेआम हुआ, गांव जला दिए गए। अंत में एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत अमेरिकन इंडियन भूमि को छोड़कर पश्चिम की ओर जा सके। जैसे ही अमेरिकन इंडियन पीछे हटे, प्रवासी आगे बढ़े। वे अपलेशियन पठार पर बस गए तथा 1820 से 50 के मध्य मिसिसिपी नदी की घाटी में जम गए। उन्होंने जंगलों को साफ करके कृषि करना आरंभ कर दिया।
प्रारंभ में ये लोग उपजाऊ भूमि पर ही कृषि करते थे। मृदा के अनुपजाऊ होने पर नई उपजाऊ मृदा की तलाश में फिर पश्चिम की ओर जाते थे। 1860 के दशक में ये लोग मिसिसिपी नदी के पार ग्रेट प्लेन में बस गए। बाद के दशकों में अमेरिका का यह प्रदेश मुख्य गेहूं उत्पादक प्रदेश बन गया। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फसल काटने वाले मशीनों के फायदे नुकसान क्या क्या थे? तो चलिए इसको करते हैं। 1830 के दशक से पूर्व यूएस में अनाज की फसल की कटाई क्रेडल अथवा दराती से की जाती थी। कटाई के समय हजारों स्त्री पुरुषों को अनाज की फसल काटते देखा जा सकता था। 1831 ईस्वी में साइरस मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाले पहले यंत्र का आविष्कार किया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अधिकतर किसान कंबाइंड हार्वेस्टरों का प्रयोग करने लगे। इनमें एक मशीन गेहूं की 500 एकड़ फसल को 2 सप्ताह में काट सकती थी। इस मशीन के प्रयोग से निम्नलिखित लाभ तथा हानियां हुई। लाभ, इससे फसल को काटने में समय की बहुत अधिक बचत हुई। बड़े किसानों को अब अपने खेतों पर बहुत कम मजदूरों को लगाना पड़ता था। नई मशीनों के प्रयोग से केवल 4 आदमी एक सीजन में 3000 से 4000 एकड़ भूमि को जोत सकते थे, उसमें बीज बो सकते थे और फसल की कटाई कर सकते थे। गेहूं की मांग बहुत अधिक थी और दाम ऊंचे थे, अतः धनिक किसान जल्दी से जल्दी फसल को काटकर भारी मुनाफा कमाने लगे। नई मशीनों से बुआई के लिए खेत तैयार करने में आसानी हो गई। अब इनसे हानियां क्या क्या हुई? तो निर्धन किसानों की दुर्दशा। निर्धन किसानों के लिए ये मशीनें अभिशाप बन गई। कई किसानों ने यह सोचकर मशीनें खरीदी कि गेहूं के दाम ऊंचे रहेंगे और उन्हें काफी मुनाफा प्राप्त होगा, परंतु हुआ इसके विपरीत। ऋण की समस्या। कुछ किसानों ने बैंक से पैसा उधार लेकर मशीनें खरीदी, परंतु उनके लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो गया, अतः उन्हें अपने खेत छोड़कर कहीं और काम की तलाश करनी पड़ी। बेरोजगारी। बेरोजगार किसानों को काम मिलना भी कठिन हो गया। इसका कारण यह था कि नई मशीनों ने रोजगार के अवसर बहुत ही कम कर दिए। कृषि महामंदी। 1920 के दशक के बाद किसानों को एक और संकट का सामना करना पड़ा। अनाज का उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया कि ढेरों के ढेर बिक न पाए। अनाज के गोदाम पूरी तरह भर गए। आखिर अनाज को चारे के रूप में पशुओं को खिलाना पड़ा। गेहूं के दाम गिर गए, निर्यात बाजार ठप हो गए। फलस्वरूप देश को 1930 के दशक में कृषि महामंदी का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप किसान बर्बाद हो गए। अगला प्रश्न है, अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उछाल और बाद में पैदा हुए पर्यावरण संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं? तो चलिए इसको करते हैं। अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उछाल और उसमें उत्पन्न पर्यावरण संकट से हम सबक ले सकते हैं कि हमें पारिस्थितिक संतुलन का आदर करना चाहिए। हमें वनों को अंधाधुंध काटकर अधिकतम भूमि पर कृषि करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ग्रेट प्लेन में गेहूं की खेती के विस्तार ने कई समस्याएं उत्पन्न कर दी। 1930 के दशक में धूल भरी आंधी ने दक्षिणी मैदानों का अपरदन आरंभ कर दिया। काले बर्फीले तूफान प्रायः चलने लगे। 1930 के बाद वे एक दिन के बाद दूसरे दिन प्रत्येक वर्ष आने लगे। जैसे ही आकाश में धूल उड़ती थी, लोग अंधे हो जाते थे, जानवर दम घुटकर मर जाते थे। चारों तरफ मरे जानवर तथा पक्षियों के मृत शरीर पड़े रहते थे। यदि हमें सूखे को रोकना है तो वनों की सुरक्षा करनी होगी। यदि हम प्रत्येक वर्ष वर्षा तथा उचित तापमान चाहते हैं तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी ही होगी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर क्यों दबाव डाल रहे थे? तो चलिए इसको करते हैं। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने अपनी भूमि पर अफीम पैदा करने का पक्का इरादा कर लिया था, क्योंकि अफीम से के बाजार का विस्तार चीन में हो गया था। भारतीय किसान इच्छा न होते हुए भी अफीम पैदा करते थे। बंगाल तथा बिहार ये बड़ी संख्या में गरीब किसान थे। उनके पास जीवित रहने के लिए कुछ अधिक नहीं था। उनके लिए लगान देना तथा अपनी आवश्यकता पूरी करना बहुत कठिन था। 1780 के दशक में गांव का मुखिया उनको अफीम पैदा करने के लिए अग्रिम धन देता था।
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रिम धन देता था। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लालच में वे अग्रिम राशि लेकर अफीम पैदा करते थे। गांव का मुखिया सरकारी एजेंट का कार्य करता था। अग्रिम राशि लेकर किसान के पास अफीम पैदा करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे अफीम पैदा करते थे। भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति क्यों उदासीन थे? भारत में अंग्रेज सरकार चाहती थी कि किसान अधिक से अधिक मात्रा में अफीम उगाए ताकि वे इसे चीन में बेचकर भारी मुनाफा कमाते रहें, परंतु भारतीय किसान अफीम नहीं उगाना चाहते थे। इसके निम्नलिखित कई कारण थे। खेती के लिए सबसे उपजाऊ भूमि की आवश्यकता। अफीम की खेती गांवों के निकट स्थित सबसे उपजाऊ भूमि पर उगानी पड़ती थी। भूमि में अत्यधिक खाद भी डालनी पड़ती थी। किसान ऐसी भूमि पर प्रायः दालें उगाया करते थे। यदि वे इस भूमि पर अफीम उगाते तो दालों को घटिया भूमि पर उगाना पड़ता। परिणाम स्वरूप दालों का उत्पादन बहुत ही कम होता। पट्टे पर भूमि लेना। कई किसानों के पास अपनी भूमि नहीं थी। वे जमींदारों से भूमि पट्टे पर लेकर खेती करते थे। इसके लिए उन्हें किराया देना पड़ता था। गांव के निकट स्थित अच्छी भूमि के लिए जमींदार बहुत ही अधिक किराया वसूल करते थे। अफीम की खेती एक कठिन प्रक्रिया। अफीम की खेती करना एक कठिन प्रक्रिया थी। इसका पौधा नाजुक होता था, इसलिए फसल का अच्छी तरह पोषण करने के लिए बहुत अधिक समय लग जाता था। परिणाम स्वरूप उनके पास अन्य फसलों की देखभाल करने के लिए समय नहीं बचता था। कम मूल्य। सरकार किसानों को उनके द्वारा उगाई गई अफीम का बहुत ही कम मूल्य देती थी। इतनी कम कीमत पर अफीम की खेती करने में किसानों को लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ती थी। इन सब कठिनाइयों के कारण भारतीय किसान अफीम की खेती करने के अनिच्छुक थे। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। कृषि क्रांति सबसे पहले में आई तो कहाँ आई? इंग्लैंड में आई। इसमें इंग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि क्रांति में मंदी सबसे पहले में आई तो कहाँ आई? अमेरिका में आई। इसमें अमेरिका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लैंड के छोटे छोटे किसानों को कहा जाता था तो क्या कहा जाता था? कांटेजर। इनको कांटेजर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, चीन में सर्वप्रथम अफीम की खेती ने शुरू की। किसने शुरू की? तो पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा पुर्तगालियों। क्वेश्चन नंबर 5, अफीम युद्धों का संबंध चीन से है। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अफीम की खेती में होती थी तो कहाँ होती थी? बंगाल में। इसमें बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लैंड में बारीबंदी सदी में शुरू हुई तो कौन सी सदी थी? 18वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा 18वीं। क्वेश्चन नंबर 8, दंगों का वर्ष को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? 1830 को। इसमें हो जाएगा 1830 8 का। 9, शिलिंग एक थी क्या? मुद्रा। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 10, रोटी की टोकरी कहा जाता है तो अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य? तो चलिए इसको करते हैं। कैप्टन स्विंग एक अपराधी प्रकृति का व्यक्ति था तो यह गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। इंग्लैंड में दंगों की शुरुआत दक्षिण से हुई तो यह भी गलत है, इसको भी क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 28 अगस्त 1830 को पहली थ्रेशिंग मशीन तोड़ी गई तो क्वेश्चन नंबर 3 यह सत्य है, इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, 1976 में इंग्लैंड के 505 व्यक्तियों को देश निकाला दिया गया तो क्वेश्चन नंबर 4 यह सही है, इसको भी टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, 16वीं शताब्दी में मुक्त खेत होते थे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सत्य है, यह इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, वाराबंदी लागू करने के लिए 4000 कानून बनाए गए तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सही है, इसमें भी टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, जमीन को बांटने के लिए सभा बुलाई जाती थी तो यह भी सत्य है, इसको भी टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, साझा जमीन को कॉमन्स कहते थे तो यह भी आपका सत्य है, इसको भी टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, मशीनों ने
कृषि क्रांति को पहला आधार दिया। तो यह गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, भेड़ बकरी पालन करने के लिए बाराबंदी लागू की गई, यह सही है, इसको टिक कर देना है। अब है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करो। तो पहला कृषि क्रांति सी इंग्लैंड में हुई थी, तो इसमें पहला का सी हो जाएगा। फिर है रोटी की टोकरी, तो यह अमेरिका को बोला गया है रोटी की टोकरी, तो ए हो जाएगा। टॉमस जेफरसन 3, यह है आपका बी राष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति था, तो बी हो जाएगा थर्ड का। 4 अफीम युद्ध, तो इसका चीन हो जाएगा ई। फिर है 1897 प्लासी युद्ध, तो इसका डी हो जाएगा भारत। अब है सही उत्तर चुने। अमेरिका के मूल निवासी थे श्वेत अफ्रीकी, अश्वेत अंग्रेज, तो इसमें अश्वेत हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। टॉमस जेफरसन राष्ट्रपति था, दूसरा का हो जाएगा आपका अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विशाल मैदानों को कहा जाता था, तो इसका हो जाएगा आपका बी ग्रेट प्लेन्स, इसमें विशाल मैदानों को ग्रेट प्लेन्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, फसल कटाई के इस्तेमाल में हैसिए का प्रयोग अमेरिका में होता था, तो 1890 से पहले, 1830 से पहले, 1900 से पहले, उपरोक्त सभी, तो 4 का आपका बी हो जाएगा 1830 से पहले। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, 1910 में अमेरिका में खेती गेहूं की जाती थी, तो इसका हो जाएगा आपका 5 का ए 4.5 करोड़ एकड़ पर, तो इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1919 में अमेरिका में गेहूं खेती की जाती थी, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी 7.4 करोड़ एकड़ पर, इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिकी इंडियन किसको कहते थे, तो 7 का अश्वेतों को, दासों को, श्वेतों को, उपरोक्त सभी, तो इसका ए हो जाएगा अश्वेतों को। क्वेश्चन नंबर 8, कृषि मंदी सबसे पहले आए इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा अमेरिका, सी 8 का सी हो जाएगा। 9 है रेतीले तूफान कहाँ आए, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, अमेरिका, तो 9 का हो जाएगा डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10, अफीम की खेती शुरू हुई कि अंग्रेजों ने, अमेरिकनों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने, तो यह हो जाएगा सी पुर्तगालियों ने। अफीम की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।